नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के महागठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए नई चुनावी रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर दिया गया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस 6 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक महागठबंधन की बात है, उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने बिछड़े सहयोगियों को भी मना लिया है। आपको बताते हैं कि आखिर रणनीति किस तरह की है और क्या चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि पिछली बार बीजेपी गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें बिहार में जीती थी। तो सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बिहार में कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये 35 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला भी करीब करीब अब तय कर लिया गया है। 30 सीटों पर खुद बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है और बाकी बची 10 सीटों में चिराग पासवान और पशुपति पारस के जो 2 गुट हैं लोजपा के, उन्हें 6 सीटें जो पिछली बार भी दी गई थी उतनी सीटें दोबारा देने की बात की गई है। हाजीपुर सीट पर दोनों चाचा भतीजे में पेंच फंसा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि चिराग और पशुपति पारस बैठकर तय करें कि हाजीपुर से किसको लड़ना है, कौन लड़ेगा। अगर चिराग और पशुपति ये मामला नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर बीजेपी फैसला करेगी कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। उनकी पार्टी को 2 सीटें दी जा सकती हैं। जीतन राम मांझी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें आपको यह भी बता दें कि कई सीटों पर अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी सहयोगी दलों की सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर सकती है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 5 से 6 सांसदों के संपर्क में बीजेपी है और ऐन वक्त पर उन्हें बीजेपी में लाकर पार्टी से टिकट दिया जा सकता है। तो यानी दूसरे दल से जो आएंगे उन्हें भी टिकट देने की संभावना बीजेपी ने खोल करके रखी है। और कुछ बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटने की बात भी कही जा रही है परफॉर्मेंस के आधार पर, और कुछ की सीटें बदलने की बात भी है। यह भी चेतावनी दी गई है कि आप अपना समय दिल्ली में न बिताएं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, वहां पर लोगों के बीच रहें, मोदी सरकार का जो काम है उसके बारे में लोगों को बताएं। नालंदा और किशनगंज 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां कड़ा मुकाबला होगा। आपको बता दें कि पिछली बार जो 40 में से 1 सीट गठबंधन ने हारी थी बीजेपी जेडीयू ने, वो किशनगंज की सीट थी जहां कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो इसलिए दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला बीजेपी मान करके चल रही है। वैसे आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के लिए बिहार की लड़ाई ज्यादा चुनौतीपूर्ण है 2014-2019 की तुलना करें, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं है। हालांकि 2014 में भी जेडीयू नहीं थी, लेकिन जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का जो बड़ा विशाल महागठबंधन बन गया है वो बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां पर सीटों के बंटवारे के फार्मूलों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दोनों पार्टियां 16-16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें दी जा सकती हैं और बाकी बची 2 सीटें लेफ्ट गठबंधन को देने की बात कही जा रही है। लेकिन यह सिर्फ एक आकलन है, अंदाजा है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई ठोस बात सामने निकल करके नहीं आई है। वैसे बता दें कि बिहार की जो राजनीति है 3 बड़े दलों के इर्द गिर्द घूमती है। ये दल हैं आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। अमूमन ये देखा गया है कि इनमें से जब भी 2 पार्टियां साथ होती हैं तो ये आसानी से तीसरी पार्टी पर हावी हो जाती है। इनमें लेकिन जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ भी रही है और आरजेडी के साथ भी रही है। यह समीकरण विधानसभा चुनाव में ज्यादा सटीक होता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तब राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ पीएम का चेहरा कौन है यह भी इस समीकरण पर, 2-1 के समीकरण पर कई बार भारी पड़ता है। किस तरह से पड़ता है आंकड़े एक बार देख लेते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़े थे। इनके साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन में शामिल थी। बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। किशनगंज को छोड़ करके बाकी सारी सीटें यानी 40 में से 39 सीटें इस गठबंधन ने जीत ली थी। अब अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तब बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी अलग अलग लड़े थे। तब नीतीश कुमार मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी ने उससे सहमत नहीं थे तो अलग हो गए थे। तो ये अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी ने अपने साथ रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को रखा था। तब आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी ने बिहार में गठबंधन किया था,
जेडीयू अकेले ही चुनाव लड़ी थी और तब बीजेपी गठबंधन ने 40 में से 31 सीटें जीती थी, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए रखा था। और आरजेडी कांग्रेस एनसीपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। अब अगर 2009 की बात करें, जब यूपीए गठबंधन था, तब बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और साथ ही 32 सीटों पर इन दोनों ही पार्टियों ने जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था, ये 6 सीटों पर जीते थे और 2 सीटों पर निर्दलीयों को जीत मिली थी। तो ये बड़ा दिलचस्प एक तस्वीर बनकर के सामने आती है बिहार की। 2 वरिष्ठ हमारे साथ पत्रकार जुड़ गए, नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मनीष कुमार हमारे एनडीटीवी के नेशनल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। नवीन जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो बीजेपी ने एक तरह का फार्मूला तैयार किया है, 40 में से 30 खुद, 6 सीट पर चिराग और पशुपति पारस और 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट जीतन राम मांझी को, क्या आपको लगता है कि यह महागठबंधन को टक्कर देने में इस बार कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है। ये बहुत पहले से बात चल रही थी, 6 महीने से चल रही थी कि बीजेपी 30 सीट से कम नहीं लड़ेगी। तो इसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि होना ही था ये। अब जहां तक आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि क्या टक्कर दे सकती है, तो बिहार में निश्चित ही बहुत स्ट्रांग कंटेस्ट होगा। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद के अलायंस को आई थिंक स्लाइट एज रहेगा, क्योंकि उनका बेस वोट जो है वो काफी है। उनका बेस वोट, आप अगर पहले के इलेक्शन देखिएगा, जब भी वो साथ रहे हैं, तो उनका बेस वोट करीब, लालू प्रसाद का अपना बेस वोट जो है वो 27 से 28% है। नीतीश कुमार के कुछ अगर वोट उसमें जुड़ जाएं और कांग्रेस के जुड़ जाते हैं, तो वो उनके 40% के आसपास वोट हो जाते हैं, जो कि काफी फॉर्मिडेबल है। दूसरे उसके अलावा बिहार में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है काफी डिफरेंस है, और कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेशन है वहां पर। और आपको अगर स्पेशली चले जाइएगा उस बेल्ट में, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, ये सब जो है ये ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है। तो ये सब बेल्ट, इन सब जगह पर कंटेस्ट जो है काफी अहम होगा बीजेपी के लिए। जी जी, तो मनीष को मैं लाता हूं। मनीष, जो बात नवीन जी कह रहे हैं, इसमें मेरे 2 सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये कि जब इस तरह का गठबंधन होता है तो क्या वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, और दूसरी बात ये कि जब जैसे हमने आंकड़े बताया आपको कि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, पीएम का चेहरा कौन है, ये सब बातें भी मैटर करती है। देखिए, निश्चित रूप से इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब राष्ट्रीय चुनाव हो और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है, तो उनके लिए एक जो 2014 और 2019 में हमने देखा है कि जो आरजेडी का भी आधारभूत वोटर है, खासकर यादव जाति का जो वोट है, उनको उस समय वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट उनको उनके लिए पड़ा है। और बाद में वो विधानसभा चुनाव में वो एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में भी पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के राजनीति की यह भी सच्चाई है अखिलेश, कि बिहार में 3 ही दल हैं जिनके पास में डबल डिजिट का वोट शेयर है। वो है जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी। तो अमूमन ये देखा गया है कि इन तीनों में जब भी ये 2 दल एक साथ आते हैं तो तीसरा जो दल है ना केवल हाशिए पे जाता है, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जो बीजेपी का प्रोजेक्शन किया है उसमें आपने ये दिखाया है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को 6 सीटें। तो ये देखना अब बाकी है कि क्या चिराग मानते हैं कि वो पशुपति कुमार पारस के साथ अपनी पार्टी मर्ज कर लेंगे, या उनके साथ उनका अलायंस का आखिर फॉर्मूला क्या होगा। बात केवल हाजीपुर की नहीं है, आज की तारीख में चिराग पासवान इस बात को लेकर वो एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि जो पासवान वोटर है वो चिराग पासवान के साथ है। चाचा भले ही मंत्री हो, लेकिन चाचा के साथ वोटरों का झुकाव नहीं है। वैसे में चिराग जो है वो कहीं ना कहीं वो किसी भी हालत में जो है चाचा के लिए कुछ भी कंसीड, राजनीतिक रूप से कोई जमीन वो अपनी बिल्कुल, तो ये सिरदर्द रहेगा मनीष बीजेपी के सामने कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उसे किस तरह से सुलझाए। नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो बात जो मनीष कह रहे हैं कि अंक गणित जो है वो एक तरफ है, एक तरफ रसायन भी है, तो जब ये चुनाव होते हैं तो इसमें केमिस्ट्री भारी पड़ेगी या फिर अंक गणित भारी पड़ेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। एक चीज जो मनीष बोल रहे थे, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के क्या ये 6 सीट अगर दिए जाते
तो क्या उन दोनों में कोई सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, वो बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 5 MP तो पारस जी के साथ हैं, और ये एक सीट लेकर तो चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे ना। तो मेरी जहां तक जानकारी और जो समझ है कि बीजेपी इस बात की कोशिश करेगी कि जो पशुपति कुमार पारस के पास कुछ MP है, उनको बीजेपी अपने कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के टिकट पर वो कंटेस्ट करा सकती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तब ये 6 सीट इन लोगों को दे दिया जाएगा तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली इस बात का जिक्र हमने भी किया था। मनीष, जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि जो दूसरा खेमा है, महागठबंधन का खेमा है, हमने एक अंदाजा तो लगाया है कि 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का बंटवारा हो सकता है, 6 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती हैं, बाकी जो है लेफ्ट फ्रंट को मिल सकती हैं। तो वहां पर क्या कोई बातचीत हुई है, कोई शुरुआत हुई है, कोई सुबुगाहट है कि किस तरह का फार्मूला होगा सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, सीटों का जो फॉर्मूला है वो बाय एंड लार्ज यहाँ पर सेटल रहता है। जब भी दो दल, जैसा कि हमने बात किया कि जब बीजेपी के साथ भी नीतीश थे तो दोनों बराबरी के सीट पर लड़े थे। उस समय 17-17-6 का था। क्योंकि इस बार वामपंथी दल और कांग्रेस हैं तो 16-16-6, और साथ ही साथ वामपंथी दलों को 2 सीटों पर एकोमोडेट किया जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी फिनोमिना जो है वो आप 2014 से देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो बीजेपी का जो गठबंधन रहा है वो 2009 के चुनाव में नीतीश के साथ, या 2019 में फिर से नीतीश और पासवान के साथ था। तो ये जो यहाँ पर जो बीजेपी के MP हैं, खासकर कई सारे MP हैं, कई सारी सीटें हैं जो वो लगातार 2009 से जीत रहे हैं। तो उन MP का उन सीटों पर अच्छा खासा एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो बीजेपी कैसे उन सीटों पर जो एंटी इनकम्बेंसी है सांसदों का, उसे कैसे ओवरकम करती है, कैसे उसका ये जानकारी भी दी है दर्शकों को कि बीजेपी ये कह रही है कि कुछ 3 से 4 जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट ना दे बीजेपी, ये संभावना भी है, और कुछ सांसदों की सीट बदलने पर भी पार्टी विचार कर रही है। बहरहाल मनीष, आपका और नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने इशारा दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की यही मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी अगर लड़ना चाहेंगी वाराणसी से तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। आखिर में जब उनसे पूछा कि वाराणसी से कौन लड़ेगा तो बोले, वाराणसी के लिए तो मैं हूं ही। राहुल जी, वहां का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। और प्रियंका जी की इच्छा जहां करेगी वहां हम लोग उनके लिए पूरी की पूरी जमीन तैयार करके देंगे, उनको लड़ाएंगे। बनारस से कौन होगा? बनारस से भी तो मैं सामने खड़ा हूं आपके लिए। ये नए नए अध्यक्ष बने ना, राज दरबार की जय हो, राज दरबार की जय हो, जय जयकार करने वाले लोग हैं ये। अमेठी छोड़ के क्यों गए थे? केरल वालों के साथ में क्यों अन्याय कर रहे हैं? फिर अमेठी में आएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा उनको? पहले पूछ तो लेते, क्यों राहुल गांधी की बलि चढ़ाने पे लगे हुए ये लोग। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।